कुछ कुछ न्यूक्लियस स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल है, कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल है, इतने के आप हथौड़े मारते रहो कोई असर नहीं होने वाला, उन पर टूटेंगे नहीं। कुछ स्टेबल है जो एक बड़े भारी भरकम हथौड़े से टूट जाएंगे, कुछ कम स्टेबल है, हल्की सी चोट से टूट जाएंगे। तो कौन कितना ज्यादा स्टेबल है या कौन कितना अनस्टेबल है, ये डिपेंड करता है एक फैक्टर पर। इससे पहले आप आयनाइजेशन, पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो आप, है ना। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है इसका, कि एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम आपके पास है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को, उस एटम को, तभी ये अपने अंदर से एमिट, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन ओनली। अच्छा, अगर आप सोडियम पोटेशियम या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ जाए तो इनको तो बहुत जरा सी एनर्जी तो निकल के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाता है, क्योंकि बड़ा एटम बन गया, न्यूक्लियस से दूर चले गए। डिपेंड करता है एटम के एटमिक नंबर पर भी और उसके शेप पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब एक न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बंधे हुए हैं, ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस है। अगर आप ये चाहो कि यहां से इस मैं न्यूट्रॉन को निकाल के बाहर ले आऊं, तो कैसे आ जाएगा बाहर ये, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत जबरदस्त तरीके से बंधा हुआ है। तो इसे अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये उस पोटेंशियल एनर्जी को, याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर ओवरऑल कौन सी फोर्स इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। तो इसमें इन सब में निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे न्यूक्लियस के अंदर एक निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत भयंकर वाली। तो आपको कम से कम इतनी तो देनी पड़ेगी कि उस आपकी दी हुई पॉजिटिव एनर्जी को लेकर निगेटिव एनर्जी जीरो हो जाए, जीरो लेवल पर आ जाए। याद कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी दें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने बाहर से दे दी तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी उसकी अपनी, प्लस आपने बाहर से दी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों एनर्जीज मिलकर कितनी एनर्जी होगी टोटल, जीरो। तो फिर कहां पहुंचा ये, इंफिनिटी पर पहुंच गया। तो ठीक इसी तरह अगर न्यूक्लियॉन में से किसी एक पार्टिकल को निकालना चाहते हो तो आपने एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे लेकर उस न्यूक्लियॉन की निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, कम से कम जीरो तो हो ही जाए। थोड़ी सी अगर पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन कम से कम तो जीरो हो जाए। अगर जीरो हो गई तो क्या हुआ, न्यूक्लियस में से निकल के बाहर चले गए। समझे, बिल्कुल वही फिनोमेना तरीका है जैसा कि इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी किसी स्टेबल न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए, इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। 11, हाँ, जस्ट जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, हमने सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर, बस बाहर निकल के चाहे रुक जाए वो, तो इसके लिए हमें जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी। अब सोडियम है, सोडियम में 23 पार्टिकल्स हैं, इन सारे 23 पार्टिकल्स को आपने अलग अलग सेपरेट कर देना है। आपने कुछ ऐसा करना है कि 23 के 23 पार्टिकल, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाए, न्यूक्लियस की फॉर्म में ना रहे, अलग अलग इंडिविजुअल हो जाए सारे के सारे। तो आपको एक एक करके सबको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, पहले वाले को देनी पड़ेगी, फिर 22 रह जाएंगे, फिर उसमें से एक निकालना पड़ेगा। तो सारे न्यूक्लियस को एक दूसरे से अलग करने के लिए, यानी न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर ही छिन्न भिन्न कर देने के लिए आपको जितनी एनर्जी की चाहिए वो कहलाई जाएगी न्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या कही जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और केवल एक न्यूक्लियॉन को बाहर आपने निकालना चाहते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी
नो 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 भाई, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक सोडियम का न्यूक्लियस है, 23 उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं। उन 23 पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग हटाने के लिए आपको 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इसमें से एक को हटाने के लिए कितनी चाहिए एज एन एवरेज? 1000/23। तो अब ये क्या निकल कर आ गई बताओ? ये भी तो बाइंडिंग एनर्जी आई है, लेकिन किसके लिए आई है? तो हम इसे क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, बस यही डिसाइड करती है कि न्यूक्लियस स्टेबल है, अनस्टेबल है, और स्टेबल है तो कितना जबरदस्त स्टेबल है। एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए जितनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है। तो लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, स्टेबल इज द मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। यूरेनियम है, कितने 235 उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं। उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारी आएगी। और कार्बन है, उसमें केवल 12 न्यूक्लियॉन है। उन सबकी आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो कम आएगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब आप कार्बन की कैलकुलेट करोगे तो ये ज्यादा आएगी। किससे ज्यादा आएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ यूरेनियम से। तो इसलिए यूरेनियम में से निकालना, यूरेनियम को तोड़ देना आसान है। कार्बन को तोड़ना, अरे पॉसिबल ही नहीं है अभी तक। तो पॉसिबल, अभी तक तो केवल यूरेनियम पोलोनियम वगैरह को ही ब्रेकअप करना, फिशन करा पाना पॉसिबल हो पाया। और कार्बन तो बहुत स्टेबल, बहुत स्टेबल है। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, याद रखिएगा ज्यादा वर्ड में बोल रहा हूं लेकिन है ये निगेटिव है। मैथमेटिकली तो हम ये कहें कि जितनी कम एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, उतना ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि निगेटिव में है वो। लेकिन उस निगेटिव साइन को हम भूल जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बंधा हुआ है, बंधा हुआ है ना बाइंडिंग। हाँ, बाइंडिंग है तो बाइंडिंग का मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेज है, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो नेगेटिव में ही जानी एनर्जी है। तो कौन स्टेबल होगा, कितना ज्यादा स्टेबल होगा, डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उतना ही जबरदस्त स्टेबल ये न्यूक्लियस हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से? आई कहां से? बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से? हम्म? नहीं नहीं नहीं। एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर है न्यूक्लियस का, बड़ा ही अजीब बिहेवियर है न्यूक्लियस का। सोडियम में 23 न्यूक्लियॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। एक एक प्रोटॉन, एक एक न्यूट्रॉन को लिया हमने, या एक प्रोटॉन को आपने ले लिया, उसका मास कैलकुलेट कर लिया। एक न्यूट्रॉन को ले लिया आपने, मास कैलकुलेट कर लिया। तो सोडियम का मास आप कैसे फाइंड कर सकते हो? सिंपल सी बात है, 11 प्रोटॉन का मास और 12 न्यूट्रॉन का मास लेके जोड़ दो उन्हें, है ना? तो ये किसका मास होना चाहिए? सोडियम न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स अगर इंडिविजुअल है, एक एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे, आइसोलेटेड है, तो इनका मास ज्यादा होता है। और जब ये सारे मिलकर के एक न्यूक्लियस बना लेते हैं तो इनका मास कम हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो मास नंबर है 23, इट इज नॉट द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, सोडियम के न्यूक्लियस का मास 23 नहीं है, 23 से थोड़ा सा कम है, 1 AMU मास है क्या? चलो छोड़ो इसको भी। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के अपने इंडिविजुअल कंडीशंस में जितने मास होते हैं, उससे कुछ कम मास रह जाता है। कब? जब ये न्यूक्लियस की फॉर्म में आ गए। हर न्यूक्लियस के साथ यही कंडीशन है, हर न्यूक्लियस के साथ यही कंडीशन है।
तो जिसकी वजह से एलिमेंट्स का जो मास है वो पॉइंट में होता है, जैसे क्लोरीन का 31.5 है। नहीं, वो तो एक एवरेज की वजह से आ रहा है। क्लोरीन का जो मास आता है ना 35.5, वो तो इसलिए आ रहा था क्योंकि इसमें दो आइसोटोप है, 35 भी है 37 भी है। तो 35 वाला ज्यादा होता है, 37 वाला कम होता है, तो दोनों का एवरेज 35.5 आ रहा है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर क्लोरीन 35 का भी अगर न्यूक्लियस का मास अगर आप लोगे तो वो एग्जैक्टली 35 AMU नहीं है, 34 पॉइंट समथिंग AMU है, 35 AMU से थोड़ा सा कम है। तो आइंस्टीन ने कहा कि जब ये न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअल से मिल करके एक न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इनका मास थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है जी? उन्होंने कहा कि मास कम हो जाता है और जितना मास डिक्रीज हुआ ये एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म, निकल गई बाहर एनर्जी, जो हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, गर्मी मिल रही है। लगातार वहां हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है, लेकिन जब हाइड्रोजन के 4 एटम 4 न्यूक्लियस कंबाइन होकर के हीलियम बना रहे हैं तो उस बने हुए हीलियम न्यूक्लियस का मास 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस से कम है। और जितना मास डिक्रीज हुआ, जिसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट E = mc² के अनुसार एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जब निकल कर चली गई कुछ तो सिंपली क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग थे तो इनकी एनर्जी कितनी थी? 0। कंबाइन हुए और कुछ एनर्जी निकल कर चली गई, तो अब क्या रहा? अब तो इनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। वही एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। जुड़ने के बाद में, मतलब जुड़ने के साथ ही प्रोसेस है उन पाई मैसॉन्स का आपस में एक्सचेंज हो जाना। पाई मैसॉन तो सबके साथ रहते हैं। एक इंडिविजुअल प्रोटॉन अगर आपने निकाल लिया, एक न्यूट्रॉन आपने निकाल लिया, तो एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन नहीं है, उसके चारों तरफ तो पाई मैसॉन बिल्कुल रसगुल्ले की चाशनी की तरह लिपटे हुए हैं उससे। समझ रहे बात को? तो पाई मैसॉन तो थे तब भी जब ये इंडिविजुअल थे, और पाई मैसॉन तब भी है जब ये मिलकर न्यूक्लियस में इन्होंने कंबाइन हो गया। अब ये न्यूक्लियस में आने के बाद एक्सचेंज शुरू कर देते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्यों चली गई? पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव इसलिए चली गई क्योंकि जो एनर्जी 0 थी उसमें से भी कुछ एनर्जी निकल कर बाहर आ गई, जो धूप निकल रही है सूरज में से। तो ओवरऑल एनर्जी कितनी रह गई? अब न्यूक्लियस की ओवरऑल एनर्जी कितनी रह गई? निगेटिव रह गई। अब इसका उल्टा हिसाब है कि अगर एक स्टेबल न्यूक्लियस में आपको एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालना है, तो वो जो निकलकर चली गई थी एनर्जी न्यूक्लियस बनने की फॉर्मेशन में, वो वापस आपको देनी पड़ेगी। सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं एक को, तो वो फॉर्मेशन के टाइम पर जितनी एनर्जी इनमें से निकलकर चली गई थी उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ताकि वो एनर्जी वापस मास बढ़ा दे इनका और अट्रैक्शन खत्म करके इनको एक दूसरे से दूर लाकर चले जाए। वो है बाइंडिंग एनर्जी। जब ये इंडिविजुअल थे तो इनकी एनर्जी थी 0, और जब ये कंबाइन हो गए तो एनर्जी निकल गई इसमें से, जितनी एनर्जी निकल गई उतनी ही निगेटिव में बाइंडिंग एनर्जी बन गई। और अगर आपको इन्हें फिर से निकालना है तो जो एनर्जी निकल गई थी, बाहर चली गई थी, उसे वापस लाना पड़ेगा यहाँ। उस एनर्जी को लेकर वापस इनकी निगेटिव से 0 हो जाएगी एनर्जी, और फिर से क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है बात? ये तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी आप कहो क्या है कि एक न्यूक्लियस है स्टेबल है या अनस्टेबल है, इससे हमें मतलब नहीं है। उस न्यूक्लियस के एक एक न्यूक्लियॉन को अलग ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसे? कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। सोडियम की बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, सोडियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। आपको पता है इसमें 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो आप ये क्या करना है? सिंपल सी बात है, एक प्रोटॉन का मास फाइंड कर लो कहीं से, एक न्यूट्रॉन का मास फाइंड कर लो, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन के मास जोड़ दो। अब उसके बाद देखो कि न्यूक्लियस का मास कितना है। किसका? न्यूक्लियस का मास
सोडियम न्यूक्लियस का मास, जो कि इन 12 इंडिविजुअल सेपरेटेड न्यूक्लियन से कम आएगा, नेसेसरीली कम है वो, करेक्ट। दोनों के मास सेपरेट कर दीजिए आप, दोनों के मास सेपरेट करने पर क्या बन गया आपको, मास डिफेक्ट, जो मास कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में, करेक्ट। अब आपके पास मास है, कितनी एनर्जी बनी होगी, mc² फॉर्मूला लगाओ, आपको निकल कर आ गई। दिस निगेटिव, निगेटिव में आएगी क्योंकि मास डिफेक्ट हुआ, डिक्रीज हुआ है, हालांकि निगेटिव मास नहीं कह सकते हम उसे, लेकिन मास डिक्रीज हुआ है तो ये निगेटिव में आएगी, और यही क्या कहलाई जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, कैसे बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का सिंपल से तरीका है क्या, मास, अच्छा किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, Z से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो मास नंबर है उसमें से आप एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है, Z की वैल्यू 11 है सोडियम के लिए, A की वैल्यू है 23 सोडियम के लिए, तो A में से 23 में से 12 11 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 12, तो 12 क्या आ गए, ये न्यूट्रॉन आ गए, तो इसे मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ गए, ये आपके आ गए मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, ये तब का मास आ गया जब न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे। अब इसमें से क्या कर दो, इसमें से मास हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसका मास सब्ट्रैक्ट कर दो, उस न्यूक्लियस का जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका मास नंबर A है, समझ रहे हो, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। तो ये पूरा मिलकर के क्या बन गया आपका, ये पूरा मिलकर के, ये पूरा का पूरा मिलकर के आपका बन गया मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, इट इज अ मास डिफेक्ट। और अब आप क्या कर दीजिए, इसे c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल में आ जाएगा आंसर, करेक्ट। अगर आपको जूल में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो क्या करना है आपको, इसे डिवाइड कर दें पूरे को 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको करनी है, अगर आपको कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो सिंपल सी बात है कि इसी में से आपने क्या करना है, जितने आपके प्रोटॉन्स हैं उसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना है, जितने आपके न्यूट्रॉन्स हैं उसे मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसमें फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, मास किसका, न्यूक्लियस का, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, m मास, किसका मास, न्यूक्लियस, x का मास जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका मास नंबर A है, और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना किससे, c² से, और फिर आपने क्या डिवाइड कर देना है, A से डिवाइड कर देना, विच इज द मास नंबर, ये आपकी आ जाएगी क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है, मतलब उसे समझना, आगे कन्वे करना आसान है।